अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। तो आई होप आज का पेपर आप लोगों को अच्छा हुआ है। आज फर्स्ट ईयर फेस का पेपर था, तो जो स्टूडेंट्स देकर आए हैं मुझे उम्मीद है कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग आज होने वाले पेपर यानी कि 2022 का जो एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर हुआ है उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। टोटल 33 एमसीक्यूज़ थे। सो स्टार्ट करते हैं बाय सॉल्विंग वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर वन, द एस आई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। एंगुलर मोमेंटम का एस आई यूनिट क्या होता है? अब देखो, वैसे तो आप इसका एस आई यूनिट डायरेक्टली याद रख सकते हो कि इसका एस आई यूनिट होता है जूल सेकंड के बराबर। लेकिन अगर याद नहीं आ रहा कि क्या एस आई यूनिट है तो वो भी आप मालूम कर सकते हो इसके फॉर्मूले के ज़रिए। बहुत ही आसान सा काम है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और इसका यूनिट होता है मीटर। ठीक है जी। अब हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम क्या है कि हमें इसको ऐसा करना है कि न्यूटन में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि फिर हमें इसको जूल में कन्वर्ट करना है। न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एस कराते हैं, यानी कि सेकेंड कराते हैं। उससे क्या हो जाता है? उससे ये बन जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाला मीटर साथ में लिखा हुआ है और सेकंड भी साथ में लिखा हुआ है। ये पूरी चीज बराबर आती है न्यूटन के। मीटर बचता है और सेकंड बचता है, और न्यूटन इंटू मीटर बराबर होता है जूल के। तो अगर याद नहीं है तो आप बाकायदा उसको ड्राइव भी कर सकते हो, जूल इंटू सेकेंड। क्वेश्चन नंबर टू, इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड एंड मास इज रिड्यूस्ड टू 1/4 तो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी? देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 एम वी का स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं मास को हमने 1/4 कर दिया, तो 1/2 मास हो गया 1/4, तो m डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। और वेलोसिटी को इन्होंने कर दिया डबल, तो ये हो जाएगा 2v का स्क्वायर। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने पर ये जो v के साथ स्क्वायर लिखा हुआ है ये 4 के बराबर हो जाएगा, जो m के साथ 4 लिखा है वो भी अलग आ जाएगा, और बाकी बच जाएगा एम वी स्क्वायर। तो अब समझने वाली बात यह है कि ये 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल। जब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी अनचेंज रहेगी। अनचेंज हो गया हमारा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री, द रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड। चैप्टर नंबर 8 में है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 20 से लेके 20,000 हर्ट्स। ठीक है, जो 20 हर्ट से कम होती हैं वो इंफ्रासोनिक कहलाती हैं, जो 20,000 हर्ट से ज़्यादा होती हैं वो अल्ट्रासोनिक कहलाती हैं। तो इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक ये दो होती हैं, और दरमियान वाली जो है 20 से 20,000 वाली वो ऑडिबल होती है। नंबर फोर, ब्रैग्स लॉ इज। ब्रैग्स लॉ जो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन बताता है, उसके मुताबिक एम लेमडा बराबर होता है 2d साइन थीटा के। एम लेमडा बराबर होता है 2d साइन थीटा, मिक्सअप नहीं करना। एम लेमडा बराबर होता है d साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, बट यहाँ पे ब्रैग्स लॉ की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर फाइव, ए डॉट बी बराबर है जीरो के, ए क्रॉस बी भी बराबर है जीरो के, और ए बराबर नहीं है जीरो के, तो बी क्या होगा? देखो, ए डॉट बी दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट लेना है, जीरो तब आता है जब उनके दरमियान का एंगल 90 डिग्रीज होता है। क्रॉस प्रोडक्ट जब जीरो आता है जब उनके दरमियान का एंगल जीरो होता है। यानी कि यहाँ पे एंगल की तो बात नहीं हो रही है भाई, एंगल की वजह से जीरो नहीं हो रहे हैं डॉट या क्रॉस, बल्कि वो किसी वेक्टर की वजह से हो रहे हैं। अब या तो ए जीरो हो सकता है या तो बी जीरो हो सकता है। ए को ये कह रहे हैं कि जीरो के बराबर नहीं है, तो वाहिद एक ही रास्ता बचता है, वो ये है कि वेक्टर बी जीरो के बराबर होगा। तो ऑप्शन के अंदर आ जाएगा ए जीरो वेक्टर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है एंड ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड से फॉल कर रहा है और टर्मिनल वेलोसिटी है, तो फिर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो विस्कस फ्लूइड में गिरता है तो सबसे पहले उसकी स्पीड बढ़ती रहती है, लेकिन होते 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 एक ऐसा टाइम आता है जब वो टर्मिनल स्पीड तक पहुंचता है कि उसकी स्पीड हो जाती है कांस्टेंट। टर्मिनल का मतलब ही होता है आखिरी स्पीड, बस अब वो चेंज नहीं होगी। तो याद रखिए टर्मिनल स्पीड कांस्टेंट रहती है। क्वेश्चन नंबर सेवन, एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन इज 90 डिग्रीज। कैसे? जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो ये होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, और अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो ये होती है उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन। इनके दरमियान में हमेशा हमेशा एंगल 90 डिग्रीज होता है, चाहे आप किसी भी जगह पे देख लो। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये हो गई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन,
ये हो गई सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, हमेशा 90 डिग्रीज होते हैं आपस में। 8 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर जो कि एनर्जी का यूनिट है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो बराबर होता है 3.610 रेज टू द पावर 6 जूल्स के। ठीक है, पूरी वैल्यू है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, द वेट ऑफ अ मैन इज 600 न्यूटन एट अर्थ। एक शख्स का वजन अर्थ पर 600 न्यूटन है, तो क्या होगा उसका वेट मून पर। ठीक है, जबकि मून की जो वैल्यू ऑफ जी है वो अर्थ की वैल्यू ऑफ जी का 1/6 है, यानी कि वैल्यू ऑफ जी 1/6 हो जाती है, तो याद रखो वेट भी 1/6 हो जाएगा। मास सेम रहता है लेकिन वेट 1/6 हो जाएगा। तो अगर वेट उस शख्स का 600 न्यूटन है अर्थ पर, तो मून पर जाके जो उसका वेट होगा वो डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, तो 600 डिवाइड बाय 6 बराबर आ जाएगा 100 के, जो कि हमारा है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज। जो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का वो क्या होता है, तो याद रखिए द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। तो बी ऑप्शन करेक्ट, पावर। नंबर 11, हाइगन्स प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिटरमाइन। हाइगन प्रिंसिपल के जरिए हम क्या डिटरमाइन करते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट, पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, पोलराइजेशन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो याद रखिए हाइगन्स प्रिंसिपल के जरिए बेसिकली हम लोग जो नई यानी कि सेकेंडरी वेव फ्रंट होती है ना उसकी पोजीशन मालूम कर लेते हैं। तो पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट मालूम करना ही बेसिकली हाइगन्स प्रिंसिपल का काम है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ एफ फोर्स गिवन है 3i के बराबर और डिस्टेंस गिवन है 6j के बराबर, तो वर्क डन कितना होगा। याद रखिए वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और फोर्स गिवन है हमारे पास 3i के बराबर डॉट, और d बराबर है 6j के बराबर है। अब डॉट प्रोडक्ट का जो प्रिंसिपल है उसके मुताबिक फॉर एग्जांपल अगर नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 3 6 18 आ जाएगा, लेकिन i डॉट j हमेशा बराबर होता है 0 के। तो अगर i डॉट j 0 के बराबर होगा तो पूरा वर्क डन 0 के बराबर आ जाएगा। इस वजह से करेक्ट आंसर होगा डी, 0 जूल्स। A truck covers a distance of 360 किलोमीटर in 5 hours. Its speed will be। एक ट्रक कवर कर रहा है डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर 5 घंटे के अंदर, तो क्या होगी उसकी स्पीड। और सारे के सारे ऑप्शंस किलोमीटर पर आवर में, तो कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हमें 360 को डिवाइड कराना है 5 से। सो 360 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 72। तो बेसिकली ये हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 14, द पॉइंट विच डिस्क्राइब द मोशन ऑफ होल सिस्टम और अ बॉडी। एक ऐसा पॉइंट होता है जो पूरे सिस्टम या पूरी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करता है, इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। कंफ्यूज नहीं होना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास के दरमियान में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारा का सारा वेट एक्ट करता हुआ नजर आता है, लेकिन वो पॉइंट जो कि डिस्क्राइब करता है होल सिस्टम या बॉडी के मोशन को, उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। 15, वेव फ्रंट नियर द पॉइंट सोर्स इज। पॉइंट सोर्स के करीब जो वेव फ्रंट होती है वो हमेशा स्फेरिकल होती है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट सोर्स है ये, तो इससे जब भी वेव फ्रंट्स निकलते हैं तो वो हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में निकलते हैं, इस तरीके से, तो स्फेरिकल होगा। 16, फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड इंट्रावीनस इंजेक्शन। सबसे पहला मुस्लिम साइंटिस्ट जिसने इंट्रावीनस इंजेक्शन को इन्वेंट करा। याद रखिए इसमें से वाहिद एक साइंटिस्ट हैं जिनका ताल्लुक मेडिसिन से। याकूब अल किंदी का ताल्लुक साउंड से, ऑप्टिक्स से था। इब्नुल हैतम का पूरा ताल्लुक जो है ऑप्टिक्स और साउंड से था। अल बैरूनी का भी मेडिसिन से ताल्लुक नहीं था। मेडिसिन से रिलेटेड वाहिद एक ही हैं, फर्स्ट मॉडर्न फिजिशियन जो कि है इब्ने सीना, और उन्होंने ही इंट्रावीनस इंजेक्शन सबसे पहले इजाद किया था। 17, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड शार्प ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नंबर 18, आई डॉट जे क्रॉस के, तो सॉरी के क्रॉस जे लिखा हुआ है, तो प्रॉपर्टी के मुताबिक आई को जे से मल्टीप्लाई करते हैं या जे को के से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आंसर आता है, अपोजिट जाते हैं तो नेगेटिव आता है। तो के को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, के क्रॉस जे करते हैं, तो आंसर आता है माइनस का आई। तो इधर आई आ गया इनटू माइनस का आई आ गया। और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ये है कि आई डॉट आई 1 के बराबर होता है, माइनस की वजह से -1 हो जाएगा। सो बी बराबर आ जाएगा माइनस का आई। 19, फॉर ऑसिलेटरी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम रीस्टोरिंग फोर्स इज। जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है सिंपल पेंडुलम के केस में वो हमेशा बराबर होती है
mg sin थीटा के। अच्छा बताता चलूँ तो देखो, जब भी पेंडुलम होता है, फॉर एग्जांपल पेंडुलम जब यहाँ तक आ जाता है तो वैसे तो वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, लेकिन उस वेट के दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला जो है ना, थीटा के सामने वाला होता है, तो बेसिकली ये वेट का mg sin थीटा वाला कंपोनेंट होता है। ये वाला mg cos थीटा वाला कंपोनेंट होता है, जिसको टेंशन बैलेंस कर देती है। वाहिद एक जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है ना, वो यही वाला कंपोनेंट होता है, mg sin थीटा वाला। ठीक है, थोड़ी लंबी बात है, तो बेहतर ये है कि अगर ये बात अभी नहीं समझ में आ रही तो सिंपल पेंडुलम का लेक्चर देखो, इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे इसको हमने ब्रेक किया था, रिजॉल्व किया था। 20 डायमेंशन ऑफ रेशियो बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का अगर रेशियो निकाला जाए तो क्या डायमेंशन आएगी? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी। दोनों का रेशियो लिया, दोनों को डिवाइड कराया, एम वी से एम वी कैंसिल, सिर्फ आर बचा। आर यानी कि रेडियस, और रेडियस की डायमेंशन होती है बराबर एल के। इस वजह से करेक्ट आंसर होगा सी एल। अगर एम नॉट बराबर है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, एम ई बराबर है मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, ये एम ई लिखा हुआ है, ये एम ओ लिखा हुआ है, तो कंबाइंड यानी कि टोटल मैग्निफिकेशन कितनी होगी? तो ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टॉपिक है उसी के अंदर आता है। ये जो कंबाइंड मैग्निफिकेशन होती है वो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होती है, और फाइनली वो बराबर आता है क्यू ओ डिवाइड बाई पी ओ 1 प्लस डी ओवर एफ ई। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, अ बॉडी पुशेस अ टॉय कार, बॉय हुआ यार ये, ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद अ फोर्स इतनी अप्लाई हो रही है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का है, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो फोर्स है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 2, तो 2 10s are 20, यानी कि ए हो जाएगा 20 जूल्स। 23, द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री विल बी। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, उन्होंने एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है, स्पीड के बारे में नहीं पूछा। टॉप पे पहुंच के, जब भी प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है तो टॉप पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है, लेकिन वैल्यू ऑफ जी जीरो नहीं होती, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। एक्सेलरेशन तब भी उसमें पाया जाता है, तो वो जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा हमेशा जी के बराबर रहता है। थ्रू आउट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल जो वैल्यू ऑफ जी है वो सेम रहती है, 9.8 रहती है, चाहे वो टॉप हो या बॉटम। सिर्फ बच्चे इसको ना कंफ्यूज कर देंगे वेलोसिटी के साथ, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है। 24, एक वेक्टर है जिसके 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं और हर एक ए के बराबर है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तीनों ही कंपोनेंट ए के बराबर हैं, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 ए का स्क्वायर। ए के ऊपर से स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, अंडर रूट 3 बच जाएगा और ए आ जाएगा, ये हो जाएगा डी अंडर रूट 3 ए। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन अ स्पेक्ट्रोमीटर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज ऑब्टेन्ड बाय। स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो कॉलीमेटर होता है, ये बीम स्प्लिटर तो होता ही नहीं है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वगैरह कभी ये काम नहीं है, कॉलीमेटर ही होता है स्पेक्ट्रोमीटर में, जो कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम ऑब्टेन करते हैं जिसकी मदद से। 26, इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? फोर्स वेक्टर है, टॉर्क वेक्टर है, वेट वेक्टर है, तो फ्रीक्वेंसी वेक्टर नहीं है। फ्रीक्वेंसी होती है क्या? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन यूनिट टाइम, ठीक है ना, इन यूनिट सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड, तो इसमें कोई भी चीज़ वेक्टर नहीं आ रही है। 27, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर, तो क्या होगी उसकी एक्सेलरेशन एट हाफ ऑफ इट्स हाइट? अगेन सवाल में स्पीड के बारे में नहीं पूछा, सवाल में पूछा है वैल्यू ऑफ जी के बारे में, यानी कि एक्सेलरेशन के बारे में। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है, फ्री फॉल मोशन होता है, तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बारे में। 2 MCQs हैं, दोनों में सेम लॉजिक इस्तेमाल हो रही है, और याद रखिए जब भी किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहता है 9.8। 28, इफ एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a, एक एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन a है और बॉडी का मास m है, तो क्या होगा? अपैरेंट वेट। याद रखिए जब भी एलिवेटर ऊपर की तरफ जाता है तो हमें अपना वेट ज़्यादा महसूस होता है, जैसे सीढ़ी चढ़ते हुए वेट ज़्यादा महसूस होता है, तो ज़्यादा महसूस होना मतलब कि ऐड ही होगा, हमारे वेट में कुछ ऐड होगा, तो ये सेम तो नहीं होता है, ये रेस्ट में होता है, ये डाउनवर्ड मोशन में होता है, जीरो तो वेटलेसनेस में होता है, जब फ्री फॉल मोशन होता है, जब भी ऑब्जेक्ट
ऊपर की तरफ जा रहा होता है, एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो कुछ हमारे वेट में ऐड हो जाता है और याद रखो हम अपने आप को ज़्यादा भारी महसूस करते हैं। 29 पिच ऑफ साउंड्स डिपेंड अपॉन, जो पिच ऑफ साउंड है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पिच ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम पिच कम। 30 सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो टोटल टॉर्क है वो जीरो होता है, तो टोटल टॉर्क सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। 31 अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन कितना होगा? वर्क डन बराबर होता है, अगर एंगल बन रहा हो एफ एस कॉस थीटा, अब ये कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर है तो एफ एस कॉस 90 पुट करना पड़ेगा। कॉस 90 जीरो होता है, सब मल्टीप्लाई होके जीरो आ जाएगा। तो जो केस होता है जीरो वर्क का वो यही होता है जब एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में 90 डिग्रीज बनता है। 32 डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इन अ स्टैंडिंग वेव इज, तो स्टैंडिंग वेव्स हैं, ठीक है, ये आ गई स्टैंडिंग वेव्स, उनके नोड्स के दरमियान का फासला कितना होता है? एक नोड से दूसरे नोड तक का ये वाला फासला, ये बराबर होता है लैम्डा बाई 2 के, क्योंकि टोटल जो लैम्डा होता है वो इधर से लेके इधर तक का होता है, तो उसका आधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? लैम्डा बाई 2। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 33, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? ये लिखा हुआ है 2.0305। तो याद रखिए 2 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट है, और वो सारे जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं जो दो नंबरों के दरमियान में आते हैं। तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, तो टोटल हो गए यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि आएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है जी, तो ये हो गए 33 MCQs 2022 एनुअल एग्जामिनेशन के। आई होप समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी सवाल में कोई कन्फ्यूजन बची है तो लिखो कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। अल्लाह हाफिज़।